सार्वजनिक क्षेत्र विकास की प्रेरक शक्तियों में से एक रहा है, लेकिन अक्सर इस क्षेत्र को निवेश के अवसर के रूप में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है वो कौन सी हैं और कौन सी कंपनियां इस श्रेणी में आती हैं। आज़ादी के बाद सरकार ने देश के औद्योगिक आधार के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता थी। जैसे ही सार्वजनिक संस्थाओं ने मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा शुरू की, सरकार ने महसूस किया कि वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए स्वायत्तता की एक महत्वपूर्ण डिग्री की आवश्यकता थी। इसने सरकार को नवरत्न जैसी सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष दर्जा देने को जन्म दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। सार्वजनिक संस्थाओं को राज्य स्तरीय सार्वजनिक उद्यमों SLPE, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों CPSE में वर्गीकृत किया गया। CPSE एक ऐसी कंपनी है जिसमें भारत सरकार या कोई अन्य CPSE सीधे 51% हिस्सेदारी रखती है। इन कंपनियों को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। जिन कंपनियों ने प्रतिस्पर्धात्मक लाभ विकसित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें विशेष दर्जा दिया जाता है। भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं? 1997 में भारत सरकार ने 9 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया। आज हमारे पास 14 CPSE हैं जिन्हें नवरत्न का दर्जा मिला है। इससे पहले 16 नवरत्न CPSE थे, लेकिन HPCL और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया गया था। फिलहाल यहाँ 2022 के अंत तक भारत में सभी नवरत्न शेयरों की सूची दी गई है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 1954 में स्थापित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में प्रतिस्पर्धा करने वाला एक सार्वजनिक उपक्रम है। बुनियादी संचार उपकरणों के निर्माण के लिए स्थापित होने के बाद से कंपनी ने एक लंबा सफर तय किया है। आज कंपनी भारतीय सेना के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का निर्माण करती है। इनमें रडार, नेवल सिस्टम, C4I सिस्टम, वेपन सिस्टम, टैंक इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे उत्पाद शामिल हैं। रक्षा उपकरणों के अलावा कंपनी टेलीकॉम और ब्रॉडकास्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, टैबलेट PC भी बनाती है। देश भर में स्थापित 9 इकाइयों के माध्यम से कंपनी की भारत भर में उपस्थिति है। इसके अलावा BEL ने न्यूयॉर्क और सिंगापुर, वियतनाम और म्यांमार में 4 विदेशी कार्यालय भी खोले हैं। दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1988 में स्थापित PSU कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनियों में से एक है। CONCOR या फिर कॉन्कर भारतीय रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कॉन्कर को मुख्य व्यवसायों में कार्गो कैरियर, टर्मिनल और वेयर हाउस ऑपरेटर शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी बंदरगाहों और एयर कार्गो परिसरों का भी प्रबंधन करती है। तीसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। 1965 में स्थापित इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL अग्रणी इंजीनियरिंग परामर्शदाताओं और EPC कंपनियों में से एक है। इसकी स्थापना पेट्रोलियम रिफाइनरियों और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग परामर्श और EPC सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। आज EIL रसायनों और उर्वरकों, पाइपलाइनों, टर्मिनलों और भंडारण, खनन और धातुक्रम और बुनियादी ढांचे के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बता दूं दोस्तों कि HAL के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसे आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ जानते हैं HAL भारत की बेहतरीन एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों में से एक है। लगभग 80 से अधिक वर्षों से होने के कारण यह दुनिया के सबसे पुराने एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। HAL फाइटर जेट, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट का डिजाइन और निर्माण करती है। कंपनी सॉफ्टवेयर विकास, वैमानिकी और समुद्री गैस टरबाइन इंजन के उत्पादन में भी शामिल है। पांचवा है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड MTNL। 1986 में स्थापित PSU महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना दूरसंचार सेवाओं में सुधार और विस्तार के लिए की गई थी। MTNL मुंबई और नई दिल्ली के मेट्रो शहरों में अपनी फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवा प्रदान करता है। कंपनी नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और मुंबई के शहरों में भी अपना मोबाइल सेवा प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपनी मॉरिशस में अपनी सेवाएं देती है। कंपनी BSNL की एक सहायक कंपनी है। छठवीं कंपनी है नाल्को। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1981 में हुई थी।
और यह खनन, धातु और बिजली क्षेत्रों में काम करती है। भुवनेश्वर में मुख्यालय वाली कंपनी भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स है। नालको विश्व में सबसे सस्ते धातु क्रम श्रेणी के एल्यूमिना और बॉक्साइट का भी उत्पादन करती है। सातवीं है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड। 1960 में स्थापित एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए एक क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। आज कंपनी देश की शीर्ष इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है। एनबीसीसी पीएमसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन पर ध्यान केंद्रित करता है। कंपनी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्वामित्व में है। आठवां है एनएमडीसी लिमिटेड। 1958 में स्थापित पीएसयू एनएमडीसी लौह अयस्क, तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, बोटानाइट, मैग्नेसाइट, हीरा, टिन, टंगस्टन, ग्रेफाइट, समुद्र तट की रेत आदि की खोज में शामिल है। लौह अयस्क उत्पादक और निर्यातक कंपनी इस्पात मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है। नौवां है एनएलसीसी इंडिया लिमिटेड। 1956 में स्थापित नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन एनएलसीसी लिग्नाइट की खानों के क्षेत्र में कार्यरत है। इसका उपयोग थर्मल पावर स्टेशनों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। इस कंपनी को कोयला मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 10वां है ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL। 1961 में शामिल OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नए खोजे गए तेल क्षेत्रों के विस्तार और विकास के लिए की गई थी। आज कंपनी दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। OIL कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन में लगा हुआ है। इसके अलावा कंपनी कच्चे तेल का परिवहन भी करती है और तरल पेट्रोलियम का उत्पादन भी करती है। कंपनी को पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 11वां है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1986 में स्थापित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक NBFC के रूप में कंपनी को RBI द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वित्तीय परामर्श, वित्तीय उत्पाद, निवेश बैंकिंग, ऋण प्रबंधन और लिंकेज प्रबंधन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। 12वां है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। 1982 में स्थापित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL एक इस्पात उत्पादक है। विशाखापट्टनम में मुख्यालय वाली कंपनी औद्योगिक और खुदरा ग्राहकों दोनों की जरूरतों को पूरा करती है। इसकी सहायक कंपनियों में ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड शामिल हैं। कंपनी को इस्पात मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 13वां है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, मतलब कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 1969 में स्थापित REC एक बुनियादी ढांचा वित्त कंपनी है जो बिजली क्षेत्र में शामिल परियोजनाओं को वित्त पोषित करती है, मतलब कि उन्हें पैसे प्रदान करती है या उन्हें फाइनेंशियली मदद करती है। REC देश में केंद्रीय, राज्य क्षेत्र के विद्युत उपयोगिताओं, राज्य विद्युत बोर्डों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों, गैर सरकारी संगठनों और निजी विद्युत विकासकर्ताओं को ऋण प्रदान करता है। कंपनी को विद्युत मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 14वां और आखिरी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1961 में स्थापित शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हमें देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कंपनी के रूप में स्थापित किया था। यह माल और यात्रियों के परिवहन के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी भारत की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। और चलिए दोस्तों इनका फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 73,354 करोड़ का और डिविडेंड यील्ड 1.49% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 15,368 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 2,400 करोड़ का। स्टॉक का पे 26.7 है। ROE 20%, ROC 37%। डेट कंपनी पर 0 करोड़ का और कैश भी कंपनी के पास 0 है। और सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 12% से सेल ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 19, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 9% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 41, पिछले 3 साल में 45 और पिछले 5 साल में 11% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 20 और पिछले 5 साल में भी 20% से ROE बढ़ा है। वहीं ROC पिछले 1, 3 और 5 साल में 37% से ही बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 51.14, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 17.36, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 25.63 और बाकी बचा पब्लिक के पास 5.88% का स्टेक है।
इसके बाद है कॉन्कर, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 44,028 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.24% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 7,653 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 1,052 करोड़ का। स्टॉक का पे 38.6 है, ROE 10%, ROC 13% और डेट कंपनी पे 748 करोड़ का है। इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 3,377 करोड़ के इनके पास कैश है। ग्रोथ पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 3 और पिछले 5 साल में 5% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 54, पिछले 3 साल में -5 और पिछले 5 साल में 4% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 5% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 10, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 10% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE भी पिछले 1 साल में 13, पिछले 3 साल में 11 और पिछले 5 साल में 13% ROCE बढ़ा। वहीं होल्डिंग देखते तो प्रोमोटर का इसमें 54.80, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 24.06, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 17.85, गवर्नमेंट के इसमें 0.12% का स्टेक और बाकी की वजह पब्लिक के पास 3.18% का स्टेक है। इसके बाद है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,696 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 3.61% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 2,913 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 140 करोड़ का और स्टॉक का पी 18.1 है, ROE 8%, ROCE 25% और डेट कंपनी पे 22.2 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 1,238 करोड़ के इनके पास कैश है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 8% से घटा, लेकिन 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 15% से बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 145% से बढ़ा, लेकिन 3 साल में -28 और पिछले 5 साल में -16% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। CAGR पिछले 1 साल में 18% से बढ़ा, लेकिन 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में -16% से CAGR घटा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 15% से ROE बढ़ा है। वहीं ROCE भी पिछले 1 साल में 25, पिछले 3 साल में 26 और पिछले 5 साल में 25% से ROCE बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 51.32, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 7.58, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.08 और बाकी बचा पब्लिक के पास 28.02% का स्टेक है। इसके बाद है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 82,393 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 2.02% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स था 24,620 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 5,086 करोड़ का। स्टॉक का पे 14 है और ROE 29%, ROCE 30% और डेट कंपनी पे 1,092 करोड़ का है और इसी के में कंपनी के पास 16,783 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 12, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 7% से सेल ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 66, पिछले 3 साल में 29 और पिछले 5 साल में 14% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 94, पिछले 3 साल में 50 और पिछले 5 साल में 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 25 और पिछले 5 साल में 30% से ROE बढ़ा। वहीं ROCE पिछले 1 साल में 30, पिछले 3 और 5 साल में 37% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 75.15, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 6.85, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.48 और बाकी बचा पब्लिक के पास 4.53% का स्टेक है। इसके बाद है MTNL, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,569 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 1,149 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट माइनस में 2,603 करोड़ का। स्टॉक का पे 0 है, ROE 0 है और ROCE माइनस में 5% का है और डेट कंपनी पे 27,785 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 140 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल -20, पिछले 3 साल -18 और पिछले 5 साल -17% से सेल्स ग्रोथ घटा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल -3, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 2% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल -25% से घटा, लेकिन 3 साल में 34% से बढ़ा। वहीं 5 साल में फिर 2% से घटा है। इसके बाद ROE पिछले 1 और 3 और 5 साल में 0 ही रहा। ROCE पिछले 1 साल में -5, पिछले 3 साल में -9 और पिछले 5 साल में -11% से ROCE घटा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 56.82, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 0.38, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 13.79 और बाकी बचा पब्लिक के पास 28.91% का स्टेक है। इसके बाद है नाल्को, मतलब कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 15,575 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 7.67% का। कंपनी का पिछले साल का जो सेल्स है 14,181 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 2,952 करोड़ का। स्टॉक का पे 5.97 है, ROE 25%, ROCE 34% और डेट कंपनी पे 185 करोड़ का है और इसी के अगेंस्ट में कंपनी के पास 2,709 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते जो पिछले 1 साल में 37, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 13% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 15, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 34% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 22, पिछले 3 साल में 30 और पिछले 5 साल में 0 रहा। ROE पिछले 1 साल में 25, पिछले 3 साल में 14 और पिछले 5 साल में 13% से ROE बढ़ा है। वहीं ROCE पिछले 1 साल में 34, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 18% से ROCE बढ़ा। होल्डिंग्स प्रोमोटर के इसमें 51.28, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 14.69, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 12.58 और बाकी बचा पब्लिक के पास 21.45% का स्टेक है। इसके बाद है NBCC, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन
7,011 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 1.28% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 7,691 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 238 करोड़ का। स्टॉक का पी 20.7 है, ROE 16%, ROC 23% और डेट कंपनी पे 0.53 करोड़ का है। वहीं कैश कंपनी के पास 5,058 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 2, पिछले 3 साल -8 और पिछले 5 साल में 1% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में -10 और पिछले 5 साल में -6% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। CAGR पिछले 1 साल -24, पिछले 3 साल में 2 और पिछले 5 साल में -21% से CAGR घटा। ROE पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में फिर से 16% से ROE बढ़ा है। वहीं ROC पिछले 1 साल में 23, पिछले 3 साल में 21 और पिछले 5 साल में 26% से ROC बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 61.75, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.31, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 2.46 और बाकी बचा पब्लिक के पास 24.49% का स्टेक है। इसके बाद है NMDC जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 37,629 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 11.5% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 25,882 करोड़ का था, नेट प्रॉफिट 9,398 करोड़ का। स्टॉक का पे 6.04 है, ROE 29%, ROC 37% और डेट कंपनी पे 2,226 करोड़ के इनके पास डेट है और इसी के कैश में कंपनी के पास 8,636 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में -16% से घटा, लेकिन 3 साल में 29 और पिछले 5 साल में 24% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में -41% से घटा, लेकिन पिछले 3 साल में 27 और पिछले 5 साल में 29% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले 1 साल में 22, पिछले 3 साल में 11 और पिछले 5 साल में 1% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 29, पिछले 3 साल में 22 और पिछले 5 साल में 20% से ROE बढ़ा है। ROC पिछले 1 साल में 37, पिछले 3 साल में 30 और पिछले 5 साल में 29% से ROC बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 60.79, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 6.60, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 20.23 और बाकी बचा पब्लिक के पास 12.34% का स्टेक है। इसके बाद है NLC इंडिया जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,253 करोड़ का था और डिविडेंड यील्ड 3.70% का। पिछले साल कंपनी का जो सेल्स है 12,070 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 1116 करोड़ का। स्टॉक का पे 7.11 है, ROE 5%, ROC 8% और डेट कंपनी पे 22,144 करोड़ का इनके पास डेट है। वहीं इसी के कैश में कंपनी के पास 964 करोड़ का इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 18, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 2% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 18% से बढ़ा, लेकिन पिछले 3 साल में -21 और पिछले 5 साल में -29% से घटा। CAGR पिछले 1 साल में 23, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में -6% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 5, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 10% से ROE बढ़ा है। वहीं ROC पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 8 और पिछले 5 साल में 9% से ROC बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर इसमें 79.20, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 1.16, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 5.33, गवर्नमेंट का इसमें 4.31 और बाकी बचा पब्लिक के पास 10.02% का स्टेक है। इसके बाद है OIL मतलब कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 24,394 करोड़ का है, डिविडेंड यील्ड 6.33% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 25,906 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट 6,719 करोड़ का। स्टॉक का पे 2.99 है, ROE 20%, ROC 22% और डेट कंपनी पे 17,694 करोड़ के इनके ऊपर डेट है और इसी के कैश में कंपनी के पास 4,362 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 4.6, पिछले 3 साल में 23 और पिछले 5 साल में 22% से सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 72, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 18% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 1, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में -3% से CAGR बढ़ा। वहीं ROE पिछले 1 साल में 20, पिछले 3 साल में 18 और पिछले 5 साल में 15% से ROE बढ़ा है। ROC पिछले 1 साल में 22, पिछले 3 साल में 17 और पिछले 5 साल में 15% से ROC बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 56.66, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 11.78, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 15.37, गवर्नमेंट केस में 9.87 और बाकी बचा पब्लिक के पास 6.32% का स्टेक है। इसके बाद है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 39,403 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 8.08% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 76,262 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 78,768 करोड़ का। स्टॉक का पे 2.81 है और ROE 21% का, ROC 19% का। डेट कंपनी पे 6,74,847 करोड़ के इनके पास डेट है और इसी के कैश कंपनी के पास 7,558 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 1, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 23% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 12 और पिछले 5 साल में 44% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 4% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 20% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROC पिछले 1 साल में 9, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 10% से ROC बढ़ा। वहीं होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर केस में 55.99, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 16.82, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 17.22 और बाकी बचा पब्लिक के पास 9.95% का स्टेक है। इसके बाद है REC जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,770 करोड़ का, डिविडेंड यील्ड 9.49% का।
कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 39,276 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 10,036 करोड़ का। स्टॉक का पे 3.07 है। ROE 21%, ROCE 9% और डेट कंपनी पे 3,43,735 करोड़ के इनके ऊपर डेट है। वहीं कंपनी के पास 4,959 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 3, पिछले 3 साल में 16 और पिछले 5 साल में 10% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 10, पिछले 3 साल में 20 और पिछले 5 साल में 10% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। CAGR पिछले 1 साल में 17, पिछले 3 साल में 4 और पिछले 5 साल में 0% से CAGR बढ़ा। ROE पिछले 1 साल में 21, पिछले 3 साल में 19 और पिछले 5 साल में 18% से ROE बढ़ रहा है। ROCE पिछले 1, 3 और 5 साल में 9% से ही बढ़ा। होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर का इसमें 52.63, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 23.41, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 11.95 और गवर्नमेंट के इसमें 0.04 और बाकी बचा पब्लिक के पास 11.97% का स्टेक है। इसके बाद लास्ट में है द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,514 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 0.23% का। कंपनी का जो पिछले साल का सेल्स है 4,995 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 795 करोड़ का। स्टॉक का पे 10.3 है। ROE 9%, ROCE 8% और डेट कंपनी पे 2,912 करोड़ के इनके ऊपर डेट। वहीं इसी के अगेंस्ट कंपनी के पास 613 करोड़ के इनके पास कैश है। सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो पिछले 1 साल में 42, पिछले 3 साल में 9 और पिछले 5 साल में 8% से इनका सेल्स ग्रोथ बढ़ा। वहीं इनका प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 89 और पिछले 5 साल में 42% से इनका प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। वहीं CAGR पिछले 1 साल में 1, पिछले 3 साल में 33 और पिछले 5 साल में 8% से इनका CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 10, पिछले 3 साल में 7 और पिछले 5 साल में 5% से ROE बढ़ा। ROCE पिछले 1 साल में 8, पिछले 3 साल में 6 और पिछले 5 साल में 4% से ROCE बढ़ रहा है। वहीं होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर का इसमें 63.75, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 3.28, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 7.81 और बाकी बचा पब्लिक के पास 25.17% का स्टेक है। तो यह दोस्तों उन नवरत्न कंपनियों की एक लिस्ट है जिन्हें आप 2023 में अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और इनके परफॉर्मेंस के बेस पे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बता दूं दोस्तों कि मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी है। आप अपने अनुसार इन शेयर को एनालाइज करिए, उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके, साथ ही अपने फीडबैक भी जरूर दीजिएगा वीडियो को लेकर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।